बहुत बहुत स्वागत है आपका पैशन टू सिलेक्शन क्लास में। और आज हम स्टैटिक जीके में पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल या और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच प्लान was the Constitution Assembly formed in November 1946 with approval from the Cabinet Mission? नवंबर 1946 में किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया जिसे कैबिनेट मिशन द्वारा मंजूरी प्रदान की थी? बताएंगे। इसका सही आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान। और इसका तो आंसर ही क्वेश्चन में है, कैबिनेट मिशन द्वारा मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा प्लान होगा? वो प्लान भी तो कैबिनेट मिशन प्लान होगा। कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946 में इंडिया में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक इंडिया में इंडियंस के द्वारा अंतरिम गवर्नमेंट बनाना था इसका उद्देश्य, और एक रास्ता प्रदान करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, नाम था एक का। दूसरे का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में। ये 3 लोग लेके आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो नवंबर 1946 में किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अगर इसमें माउंटबेटन प्लान की बात करें तो, जिसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है, ये 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का सही विवरण कौन सा है? कौन सा कथन सही विवरण करता है संविधान के बारे में? बताएंगे। इसका सही आंसर होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोव्ड मैनी ऑफ इट्स प्रोविजन प्राइमरली फ्रॉम विच एक्ट? भारत के संविधान ने अपने अनेक प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम से लिए? काफ़ी सारे प्रावधान जो भारत के संविधान में है वो किसी एक अधिनियम से लिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ज़्यादा से ज़्यादा इसी एक्ट से लिए गए हैं। हमारे संविधान का 60 से 65% जो हिस्सा है वो अकेला इसी एक्ट से लिया गया है प्रिंट। इसीलिए इस एक्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहा जाता है किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, यह स्केलेटन ढांचा भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से ली गई है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो आयरिश संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर होगा बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसी को डीपीएसपी को नोवल फीचर कहा गया था। बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा डीपीएसपीज को, ये गवर्नमेंट के लिए ऐसी गाइडलाइंस है जो एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करती है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ये लिए गए यूएसए से। मौलिक अधिकार यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में मौजूद हैं। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग 4 में डीपीएसपी मौजूद है। अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड एडेड टू प्रीएम्बल? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये बाद में जोड़े गए हैं। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन से वर्ड? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा। हमारे भारतीय संविधान के प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, एक बार, और वो कब किया था? 1976 में, आपातकाल के जस्ट बाद। आपातकाल के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये जोड़ा गया। और आपातकाल कब लगाया गया था? 1975, साल 1975 में आपातकाल। और बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसमें क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची जोड़ी गई थी जो बात करती है दल बदल विरोधी कानून पर। फिर से बता रहा हूँ कि अनुसूचियों के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, एक बार वो देख लेना। नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा बी, केशवानंद भारती केस 1973, 1973 का केशवानंद भारती मामला। इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसी मामले में। 13 जजेस बैठे थे इसमें, 13 जजेस की बेंच थी जो इस मामले की सुनवाई की थी। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच इसी टाइम बैठी गई थी, और जिसने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसी केस में
सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत दिया था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत दिया था कि कुछ भी अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी अमेंड नहीं हो सकता, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, इन सब को टच नहीं कर सकते। कुछ भी अमेंडमेंट करो लेकिन इन चीज़ों में अमेंड नहीं कर सकते, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1953? दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी, फजल अली, और इसी को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश दी थी। राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी भाषाई आधार पर, फजल अली कमीशन। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? फजल अली। ठीक है, और ये कब गठन हुआ? दिसंबर 1953 में। और ये दोनों भी इस कमेटी के सदस्य थे, के.एम. पणिकर और कुंजरू जी। पणिकर एंड कुंजरू, ये दोनों भी इस कमेटी के सदस्य थे। इसी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट रिमेन एनफोर्सिएबल इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी लागू रहेंगे, वो नहीं छीन सकती सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम आर्टिकल 19(1)? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19(1) से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, ये एक फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में इसको हटाकर आर्टिकल 31 में डाल दिया गया है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रॉपर्टी राइट या लीगल राइट अब कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा विद रिगार्ड टू डिमांड फॉर ग्रांट्स? अनुदानों की मांग के संबंध में राज्यसभा की क्या भूमिका है? क्या कर सकती है राज्यसभा डिमांड ऑन ग्रांट्स पे? अनुदानों की मांग पे क्या क्या राज्यसभा कर सकती है? तो इसका सही आंसर है सी, इट कैन डिस्कस देम बट कैन नॉट वोट ऑन देम। यह चर्चा कर सकती है इस पे, ग्रांट डिमांड ऑन ग्रांट्स पे राज्यसभा चर्चा तो कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं कर सकती, वोट नहीं कर सकती। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट है क्या? देखो, बजट के दौरान, बजट जब पास होता है, बजट से पहले, पास होने से पहले अलग अलग मिनिस्ट्री जो हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, वो अब सरकार को अपना अपना खर्च चलाने के लिए पैसे की मांग करती है, जिसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जाता है। हमारे संविधान में
पैसे के मामले में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ देते हैं, क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्यसभा को उतनी पावर्स है नहीं। बजट के ऊपर राज्यसभा को ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई है, डिमांड और ग्रांट्स पे भी नहीं है। तो राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है इस पे, लेकिन मतदान नहीं कर सकती। तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा वोट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। राज्यसभा में डिस्कशन अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिटेड बिटवीन द लास्ट सीटिंग ऑफ वन सेशन एंड फर्स्ट सीटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो नॉर्मली ये पूछा गया है कि दो सत्र के बीच में कितना अधिकतम डिफरेंस हो सकता है। अधिकतम डिफरेंस कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर है सी, 6 महीने। तो ये चीज़ कहाँ लिखी गई है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए? ये लिखी गई है आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में ये लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट को साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। इंडिया में सेशन कितने होते हैं? इंडियन पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? बताएं जरा। एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में और 2 सत्र जो 2 सेशन है उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोव्ड फ्रॉम विच कंट्री? भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? इसका सही आंसर होगा सी, यूएसए। देखा होगा ना, यूएसए में 2 इलेक्शन होते हैं, एक राष्ट्रपति का और एक उपराष्ट्रपति का। और अगर बात करें यूके से, हमने क्या क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, हमने यूके से ही लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भी हमने यूके से लिया है। कनाडा से गवर्नर का पद, गवर्नर हमने कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143, आर्टिकल 143 में जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, जो सलाह देने की जुरिडिक्शन है, वो हमने कनाडा से ली है। हमने क्वासी फेडरल सिस्टम जो लिया है ये भी कनाडा से लिया है। मजबूत केंद्र है लेकिन संघीय ढांचा रहेगा। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पावरफुल तो होगी ही, पावरफुल, मजबूत जो है, मजबूत केंद्र है, लेकिन स्टेट्स की भी अपनी पावर है, अपनी पावर है। तो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर भी है बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल भी है। ये कहाँ से लिया है? कनाडा से। और आयरलैंड से अभी हमने बात की, डीपीएसपी लिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड कैसे होगा, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड ये हमने आयरलैंड से लिए। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स का स्ट्रक्चर
ये भी कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट रूल्स इन अ स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन। जब किसी स्टेट की सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर पाती, जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है एक स्टेट में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? 356। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई बताएगा ये कौन से अनुच्छेद में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? ये आती है 360 में, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 में। और अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की, जो 1975 में लगी थी, ये लगती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और स्टेट में राष्ट्रपति शासन 356, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। जो व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो ऑटोमेटिक बिना किसी अलग इलेक्शन के राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। जिस तरह नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। सेम चीज यहाँ है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64, अनुच्छेद 64 बताता है कि वही राष्ट्रपति जो है वो सभापति होगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, संविधान का अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन और उन्मूलन। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 169 में। अगर विधान परिषद बनानी है किसी भी राज्य में तो वो अनुच्छेद 169 169 के तहत बनेगी। जैसे सेंटर में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में 2 हाउसेज हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या विधान परिषद। आर्टिकल 169 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकता है या अबोलिश भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज करेक्ट? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, द जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कोई स्पेसिफिक
टाइम टेन्योर नहीं है कि 2 साल के लिए या 5 साल के लिए ही बनेंगे। 65 ईयर्स तक, आयु जब तक 65 वर्ष ना हो जाए तब तक वो अपना पद ग्रहण कर सकते हैं, पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू पार्ट वॉज एडिड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर ट्राइब्यूनल्स। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा न्यायाधिकरणों के लिए संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा 14A। पार्ट 14A जोड़ा गया ट्रिब्यूनल्स के लिए, न्यायाधिकरणों के लिए। इनका गठन क्यों किया जाता है ट्राइब्यूनल्स का? ताकि कोर्ट्स पर जो केसेस का बोझ है, वो कम किया जा सके। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे ट्राइब्यूनल्स का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भाग 9 संविधान का किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है भाग 9। इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज को। अगर पार्ट्स की बात करें पार्ट 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में DPSP, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर होगा 324, अनुच्छेद 324, 324 आर्टिकल, जो किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। वो कौन बात करता है? 324, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर? सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नर, राज्यपाल। राष्ट्रपति के कहने पे, राष्ट्रपति के आदेश पे कौन अधिकृत है जो विधानसभा को भंग कर सकता है? गवर्नर इसे भंग कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।